तो सरकार ये कहती है कि 1 लाख रोज़गार दिए जा चुके हैं और 1 लाख रोज़गार बहुत जल्द देने वाली उपेंद्र सत्यता क्या लगती देखो सरकार ने दावा किया कि 1 लाख भर्तियाँ दे दी, 1 लाख भर्तियाँ पाइपलाइन में 1 लाख भर्तियों का उन्होंने नई भर्तियों की घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार के पास खाका तैयार नहीं है, 1 लाख भर्तियों की घोषणा तो कर दी, लेकिन आज प्रदेश के लाखों बेरोजगार जानना चाहते हैं कि 1 लाख भर्तियाँ किस-किस विभाग में कितने पदों पे आएगी? उनका वर्गीकरण करें विभाग वाइज़। उसकी विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्ज़ाम कब होगा, उसका भी कैलेंडर सरकार को जारी करना चाहिए। तो मानेंगे कि सरकार ने घोषणा की है वो सही है। अभी तक उसका पता ही नहीं क्या होगा, 1 लाख भर्तियाँ कौन-कौन सी विभाग में, तो बेरोज़गार तैयारी कैसे करें? वहीं जो 19,000 पदों पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की घोषणा की थी, फर्स्ट आज तक ना फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी हुई है, ना सेकंड ग्रेड की हो पाई है। और लोग इंतज़ार कर रहे हैं विज्ञप्ति के साथ उसकी एग्ज़ाम कब होगी? लाखों बेरोज़गार परेशान हैं। वहीं रीट के बाद एक और एग्ज़ाम होगी, शिक्षक भर्ती। ना तो उसका सिलेबस का पता, ना उसकी एग्ज़ाम कब होगी। तो लोग कन्फ्यूज़ हैं कि सरकार रोज़गार तो देना चाहती है, लेकिन कब देगी, कैसे देगी, क्या उनका प्लान है, वो प्लान खाका उनका तैयार नहीं है। ऐसे में आज जो प्रोटेस्ट किया गया, इसमें ये प्रमुख तौर पे ये माँगे भी शामिल थी कि सरकार 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण करे। गैर जमानती कानून की घोषणा तो कर रही है कि लगातार हम 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 17 अक्टूबर को सरकार ने घोषणा की, 18 अक्टूबर को मुख्य सचेतक महेश जोशी ने मेरा अनशन तोड़वाया कि कानून लेके आएँगे। लेकिन कानून कब लेके आओगे? जब भजनलाल जैसे लोग पार्टियाँ कर रहे हैं, एमएलए जो कांग्रेस के एमएलए उसके साथ घूम रहे हैं, प्रदेश के 16.5 लाख बेरोजगार खून के आंसू रो रहे हैं। आज उनके ऊपर क्या बीत रही है? कुछ लोग तो रीट बहाल कराने के लिए शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। जो बहाल कराने वाला वहाँ बैठे हैं बेचारों ने मेहनत की है रात-दिन, उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। कुछ लोग रद्द होने से उदास हैं कि भैया मैंने 3 साल मेहनत की, अब दोबारा एग्ज़ाम कब होगी? तो 16.5 लाख बेरोज़गारों को भविष्य के साथ पेपर माफ़ियों ने धोखा किया है, भविष्य के साथ खेला है और आज वो जेल से छूटकर बाहर आ गए। बड़ा दुर्भाग्य है, एसओजी कहती है कि वो दोषी हैं, पेपर आया और अब न्यायालय से उनको ज़मानत मिल गई और न्यायालय से ज़मानत कैसे मिली है? या तो एसओजी की जो वहाँ कुछ तथ्यात्मक जो रिपोर्ट दी है वो कमज़ोर होगी, उन्होंने अच्छी पैरवी नहीं की। यदि सरकार हितैषी युवा हितैषी है तो आप अपील करिए कि जम ये छूट कैसे गए? वो जेल में होना चाहिए और ये लगता है कि ये कह रहे हैं कि मैंने बात की, किस लिए छूट गए कि गैर जमानती कानून लागू नहीं आता, तो अब लागू कर दीजिए। क्या और पेपर लीक कराने के बाद लागू करवाओगे? आज आरएस भर्ती, कल आरएस भर्ती की भी एग्ज़ाम हो गई, तो आप गैर जमानती कानून जल्द से जल्द विधानसभा में लेकर आइए। 24 तारीख को हमने हंगामा किया, तो उनको लगा कि हंगामा होगा, उस दिन तो पेश कर दिया विधानसभा में हमारे गुस्से को ठंडा करने। हमें भी लगा कि हमने आज आंदोलन किया, तो ये जल्दी कर देंगे। लेकिन 24 के बाद आज तक वो उस पे बहस नहीं हुई, ना पारित हुआ, ना कानून लागू हुआ। तो गैर जमानती कानून लागू हो, बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो। हरियाणा ने कहा 15 साल तक वहाँ निवास करें उनको लेंगे, तो राजस्थान में क्या बाबा जी का भंडारा हर कोई आ जाएगा? तो राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता मिले, यह बड़ा मामला है और इसमें भी हम मांग लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा विशेष शिक्षक निकालने की मांग उन्होंने कहा था 2022 में मुख्यमंत्री जी का प्रेस नोट जारी हुआ था कि 2022 भर्ती में निकालेंगे, लेकिन अब सामान्य शिक्षक की तो घोषणा हो गई, विशेष शिक्षक वाले इंतजार करें, हमसे वादा पूरा कब होगा? जब लखनऊ में आंदोलन चला था, धर्मेंद्र राठौड़ जी जो वर्तमान राज्य मंत्री जी है, उन्होंने बुलाया, मुख्यमंत्री से वार्ता करवाई, अधिकारी से वार्ता करवाई कि आपकी तमाम मांगे पूरी की जाएगी, लेकिन वो मांगे अधूरी है। चाहे वो शिक्षक भर्ती 2012 में अधिक अंक वाले मामलों में शपथ पत्र देने का मामला हो, चाहे वो पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 2 बार मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके, 2 बार मुख्यमंत्री जी घोषणा कर चुके, उसका कैलेंडर आज तक एक बार जारी हो गया, रोक दिया लोकसभा चुनाव के चलते और अब दोबारा अता पता नहीं है। कई बार वार्ता होगी, कई बार समझौता हो गया, वो मांगे अधूरी है। वहीं स्कूल व्याख्याता 600 निवासी पद जोड़ने की घोषणा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जी कर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूँ, अधिकारी नहीं सुन रहे। तो मुझे लग रहा है कि एक पीसीसी चीफ होते उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। प्रदेश का बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, उनके फोन की घंटी कब बजेगी? उन्होंने कहा था फोन की घंटी बजेगी, पद बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी 600 निवासी पद वापस नहीं जुड़ेंगे। लोग गलती से आपका मेरा फोन बजता तो देखते शिक्षा मंत्री का फोन तो नहीं है, पूर्व शिक्षा मंत्री का, तो वो 600 निवासी पद नहीं जुड़े। पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हुई। आप फार्मासिस्ट भर्ती को जो एग्जाम की घोषणा की है वो समझौता जो हुआ उस पर सरकार खरा नहीं है उतर रही है उस पर। पंचायत राज जैन के अलावा जो और भी अन्य जो मामले हैं, चाहे वो चिकित्सा विभाग में भर्ती निकालने के मामले हो, चाहे और मामले, जो तमाम मामले आज भी अधूरे, तो तमाम मांगों को लेकर हमारा आंदोलन जारी है। आज उन्हीं मांगों को लेकर धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे मैं धरने पे बैठा था। पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया, पूरे जयपुर में घुमाया, फिर शाम को छोड़ दिया, अभी थोड़ी देर पहले छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता है प्रदेश के युवा सड़कों पर उतर जाएंगे, सोशल मीडिया पे युवा लग गए, तो उनको डर तो लगता है, लेकिन ये डर उनका वाजिब भी है। और मैं ये कह दूं, यदि सरकार मांगे नहीं मानती है तो 2023 में 10 सीटें भी नहीं आने देंगे। और अभी भी समय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान और इज्जत करता हूँ, धर्मेंद्र राठौर जी का सम्मान और इज्जत करता हूँ। आप बुलाइए, वार्ता करिए, हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, अन्यथा हम लोग पूरे राजस्थान में कांग्रेस मुक्त अभियान चलाएंगे और किसी भी हालत में कांग्रेस को नहीं आने देंगे और उखाड़ फेंकेंगे, राजस्थान से 10 सीटें भी नहीं आने देंगे। आपके कांग्रेस से जो समझौते नेताओं से हुए, मंत्रियों से हुए, तो वो केवल धर्मेंद्र राठौड़ से तो नहीं होते, और भी कैसे होते? तो फिर धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पर ही क्यों बैठना?
लास्ट का तो उससे हुआ था ना, धर्मेंद्र राठौड़ जी से। लखनऊ से तो आने के बाद उनसे हुआ था। भाई महेश जोशी जी ने अनशन किया तो उनके घर पे जाके बैठ गया था। आप बता दीजिए, उनके घर बैठ जाऊंगा मैं तो। हाँ, सुभाष गर्ग का भी नंबर आने वाला है, उसका भी इस्तीफा ये मैं मांग तो रहा हूँ। पूछ रहा हूँ। हाँ, सुभाष गर्ग को भी नहीं छोड़ेंगे, मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ। राजस्थान का सबसे झूठा और धोखेबाज मंत्री है, इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको शर्म आती है, मेरे भाई ये देखेंगे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। धोखा दिया हम लोगों से लिखित में समझौता करके। तो मैं तो सुभाष गर्ग का पीछा तो नहीं छोड़ूंगा भैया, उसके चुनाव में खिलाफ प्रचार करूंगा, जीतने तो नहीं दूंगा, उसका सोपड़ा साफ तो करूंगा। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक सीबीआई की जांच नहीं हो जाए। और सीबीआई की जांच के लिए भी न्यायालय के माध्यम से हम लड़ेंगे। हमारी फाइल तैयार हो रही है, जल्दी वो पुटअप हो जाएगी न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट तक सीबीआई की जांच के लिए भी लड़ेंगे। मेरे प्रदेश के 16.5 लाख लोग जो खून के आंसू रो रहे हैं, उनका दर्द मैं देख रहा हूँ। जब वो रोते हैं उनके दर्द मैं देख रहा हूँ, और उनके दर्द में मैं साथ हूँ, और उनके एक-एक आंसू का बदला मैं लूँगा। मुख्यमंत्री के पिछले बजट की भी अभी तक भर्तियां नहीं हो पाई है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए थे उस वक्त 2012 की, अगर टीजीटी की बात की जाए, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री साहब की वार्ता नहीं होती, अधिकारी से वार्ता नहीं होती? मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई थी, अभी मैंने समय माँगा था, लेकिन दोबारा मुलाकात नहीं हो पा रही। लेकिन नर्सिंग भर्ती 2013 में भी हाई कोर्ट में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसके अलावा जो रीट भर्ती विशेषज्ञ की बात है, लेकिन जो बेरोजगारी भत्ता वाला जो मुद्दा है, उसमें इंटर्नशिप भी जोड़ रहा है। भाई उसने घोषणा क्या की थी कि हम सरकार ने जब चुनावों के समय कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये थोड़ी बता दें इंटर्नशिप लागू कर देंगे, भाई 4 घंटे हनुमान तेरे को 4 घंटे है ना नौकरी करेगा कहीं, तो तेरे को इंटर्नशिप करेगा तब तेरे को भत्ता देंगे। है, अब कह रहे हैं ये कौन सा नियम है, कथनी करनी में अंतर क्यों है कांग्रेस के? तो इसलिए इंटर्नशिप को भी हटाया जाए, ये मांग भी है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की 2 नवंबर को मुख्यमंत्री जी ने कह दिया था, अभी तक उसकी सूची जारी नहीं हो पाई है। और कई मामले, रीट 2018 का फैसला अभी तक ओपन नहीं हो पाया है, जो इंतजार कर रहे हैं वो पूरी होने का। और लखनऊ समझौते के अलावा फरवरी 2021 का समझौता आया भी है। तो तमाम मांगों को लेकर आज हमने सरकार को एक तरह से चेतावनी मान लो युवाओं की, कि मांगे नहीं मानी तो राजस्थान से जाना कांग्रेस का तय है, विदाई तय है। और विदाई हम सब युवा मिलकर करेंगे कांग्रेस की। सबसे ज्यादा धरने आप देते हो, सरकार मांगे भी आपकी मानती है, तो उसके बाद में फिर धरने क्यों देते हैं? महासंघ, और महासंघ में सारे लोग आते हैं। मैं मानता हूँ हमारी मांगे काफी की है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत मांगे की है, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा मांगे की है, और सबसे सफल ये संगठन भी है। क्योंकि पेपर लीक का कई छोटे मोटे कई मुद्दे आते हैं ना, बड़े जब हो जाते हैं पेपर लीक, तो बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं युवाओं के नाम पे राजनीति करने के लिए। लेकिन अब वो लोग कहाँ गायब हो गए? रीट का सिलेबस जारी नहीं हो पा रहा, रीट की सेकंड एग्जाम वो नहीं, उसका पता नहीं है, शिक्षा चिकित्सा सेवा की भर्तियों का पता नहीं है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि का पता नहीं है, कानून का पता नहीं है। तो सब लोग गायब हो गए। आज उन लोगों के, युवाओं के लिए भी एक अच्छी चीज आपके चैनल के माध्यम से जा रही है। युवा साथियों, जब आप संकट में आते हो तो उपेन्द्र यादव साथ होता है। जब आपकी मांगे पूरी नहीं होती, लंबी तो नहीं बढ़ती, उपेन्द्र यादव साथ होता है। पुलिस धक्का मारती तो धक्का उपेन्द्र यादव खाता है, अनशन करता है तो उपेन्द्र यादव करता है, लाठी खाता है तो उपेन्द्र यादव लाठी खाता है, लखनऊ जाता है तो उपेन्द्र यादव जाता है। और जो ड्रामा करने वाले 2-4 दिन ड्रामा करके घर बैठ जाते, ट्वीट ट्वीट खेलते रहते हैं, वो आपकी भावनाओं से खेलते हैं। वो यदि आपके हितैषी होते ना, तो मेरे जैसे रोज मैं कभी बीडी कल्ला जी से मिल रहा हूँ, कभी भंवर सिंह बाठी जी से मिल रहा हूँ, क्या मेरे परिवार नहीं है? मैं रोज कभी अधीनस्थ बोर्ड, कभी कहाँ क्यों भागता हूँ? आप लोगों के लिए भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका दर्द जानता हूँ। 10 साल से लगातार आपका साथ दिया, जब तक इस महासंघ में हूं, जब तक आपका साथ देता रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। पूरी सरकार से सीधी लड़ाई लड़ रहा हूं, सीधी टक्कर ले रहा हूं। पुलिस के धक्के खाना, अब आप जानते हो क्या क्या सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा प्रदेश का बेरोजगार दुखी है, उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। ये चीजें आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो कुछ समय आते हैं, आप लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवा समझदार हो गए, उनको पता चल गया है। और मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो युवाओं के नाम पर राजनीति करते हैं, और अब लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कानून भी आएगा, कानून भी आएगा, इसी विधानसभा सत्र में इनको पारित भी करना पड़ेगा। और भर्ती परीक्षा जो फर्स्ट का सेकंड का रीट, इनका सिलेबस, इनका कैलेंडर भी जारी होगा, और विज्ञप्ति भी जारी होगी, और इनकी परीक्षा तिथि भी जारी होगी। जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, उन मुद्दों में हमारी जीत होगी, आज नहीं तो कल होगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। सरकार के पीछे लग गया, सरकार को मैं कह रहा हूं अभी मांग मान लो, और या आप समझ लो उपेन्द्र यादव एक तरह से संधि महाराज बन के आपके पीछे लग गया, आपका कार्ड आ गया, पीछे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरी पार्टी मेरी युवा है, युवाओं के लिए पहले भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि कांग्रेस को हमेशा समर्थन दिया, सपोर्ट किया, साथ दिया। लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए वो नहीं निभाए, क्योंकि आज मुझे वहां धर्मेंद्र राठौड़ जी के बंगले पे बैठने की क्यों आवश्यकता पड़ी? 3.5 महीने बीत गए, लेकिन कहीं मांगे नहीं हो पा रही। गोविंद सिंह डोटासरा जी कहते मेरी चलती नहीं। भैया आपने 2 बार बोल दी, क्यों नहीं चल रही? पीसीसी चीफ की भी नहीं चलती। भैया वो कह रहे थे मेरी नहीं सुन रहे अधिकारी, मैं खुद मिल के आऊं। तो आखिरकार बेरोजगार कहाँ जाए? तो इसलिए मुझे धरने पे बैठना पड़ा। अगला और कोई होगा टारगेट, उसके घर बैठूंगा, या फिर ये घर पे बैठने पुलिस का पहरा लगा देंगे, जैसे आज चारों तरफ पुलिस पुलिस कर दी, तो राजस्थान के जिस कोने में आएंगे वहां मिल लेंगे भैया, हम तो वहां सामने मिलेंगे तैयार के। क्या 23 और 24 के चुनाव में रगड़ाई करने को तैयार है सरकार की आप? ऐसा रगड़ाई करेंगे, यदि बेरोजगारों की मांगे नहीं मानी
ऐसी रगड़ाई करेंगे लोग लुप्त हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के बर्खास्त डीपी जारुल जो अध्यक्ष हैं, वो प्रैक्टिकल के एग्जाम लेने जा रहे हैं और उनको पता ही नहीं है कि ये एग्जाम लेने आए हैं। हो सकता है ऐसा? उन्होंने खुद ने बयान दिया था राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है। एक बार मेरी बात हुई थी उनसे, क्या कहा? तो उस समय मुझे कहा कि मुझे भी परेशान किया गया, कई चीज़ें मुझे बताई थी, लेकिन उस समय वो मेरे मोबाइल में वो चीज़ ऑडियो सेव नहीं हो पाया था। मेरा फ़ोन शायद हो भी गया हो तो मेरा फ़ोन गिर गया था, मैंने फ़ोन दूसरे लेने पड़े। मैंने खूब कोशिश की इसको ढूँढने की, मिल नहीं पाया, लेकिन कई चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी। लेकिन उनका गायब होना और सामने नहीं आना, फिर वाइवा के लिए जाना, एग्ज़ाम लेना, और ये कहीं न कहीं उनको बचाने एक राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है। हाल ही में आपने देखा होगा भजनलाल एमएलए चौटन के वहाँ आराम से होली खेल रहे हैं, बराबर में बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, क्योंकि उनको न्यायालय से जमानत मिल गई। तो बड़ा दुःख होता है कि 16.5 लाख बेरोज़गारों के साथ धोखा करने वाले आज मस्ती से पार्टी कर रहे हैं। लेकिन कितने दिन के लिए करेंगे? हम भूलने वाले नहीं है भैया, हम उखाड़ फेंकेंगे यदि बेरोज़गारों की माँगों को नहीं माना तो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, ई टॉयलेट के नाम पर 6 करोड़ 80 लाख। देखो कुलदीप जी, मैं बेरोज़गारों के अलावा कोई भी राजनीतिक बयान नहीं देना चाहूँगा। मुझे मतलब बेरोज़गारों से है। आपने देखा होगा, बेरोज़गारों के अलावा किसी धरने प्रदर्शन में जाता हूँ क्या मैं? क्योंकि युवा देश और प्रदेश की ताकत है, रीढ़ की हड्डी है। युवा का विकास होगा तो देश और प्रदेश का विकास होगा। और युवा अवसाद में चला गया, तो युवा अवसाद में जाने का मतलब प्रदेश भी पतन की तरफ जाना। तो युवाओं को अवसाद से निकाल कर उनके रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। और एक फिल्म दा कश्मीर की बात सब कर रहे हैं, अच्छी बात है। किसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ उसको उठा रहे, दिखा रहे। अरे भैया, राजनेताओं तुमसे भी अपील है। मैंने 14 अक्टूबर 2016 को एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान एक फिल्म बनाई थी, दास्ता ये बेरोजगार। लेकिन वो घटनाएं आप देखोगे ना, तमाम नेता, ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस की सरकार में वो घटनाएं हो रही है जो अब हो रही है ना। आप जो व्यक्ति इस फिल्म को देखेगा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लेना, दास्ता है बेरोजगार, आप देखोगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा उसमें कैसे बेरोजगार का पेपर लीक होता है, कोई क्या कर लेता है, सब्जी बेचता है, कई लोग मर जाते हैं, कैसे कर्जा लेते हैं, सारी वास्तविक घटना है। अरे इस फिल्म को तो सब लोगों को देखना चाहिए, राजनेताओं को दिखाना चाहिए कि देखिए आज बेरोजगार की क्या पीड़ा, कितना दुखी होता है, कितना कर्जा लेके पड़ता है। तो वास्तविक घटना पे आधारित वो पिक्चर है, युवाओं के भविष्य से जुड़ी। इस पिक्चर को देखने के बजाय दा कश्मीर, अरे दा कश्मीर देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम युवाओं के भविष्य से जुड़ी पिक्चर आपको देखना चाहिए। पिक्चर मेरे को पैसे थोड़ी मिल रहे हैं, टिकट थोड़ी है, वो तो यूट्यूब पे है भाई, मुझे कमाई थोड़ी करनी है। मेरा उद्देश्य ये है कि वो पिक्चर राजनेता देखेगा, सभी राजनीति के नेता लोग जुड़े हुए देखेंगे, कहीं ना कहीं वो पिक्चर देखने के बाद एक बार वो रोएगा, और रोने के बाद सोचेगा हाँ यार मेरा बेरोजगार दुखी है, परेशान है, पेपर लीक, ये जो रद्द होना, इन घटनाओं पे लगाम लगे और युवाओं को समय पे रोजगार मिल पाए। क्या एक और फिल्म की उम्मीद रखते हैं अभी बेरोजगार? हाँ, रीट को लेकर विशेषकर नया पेपर को लेकर। पेपर लीक को लेकर जिस प्रकार राजनीतिक षड्यंत्र, बड़े लोगों का हाथ, लखनऊ रिटर्न सर, कई चीजों को लेकर एक फिल्म बनाने की मैं सोच रहा हूँ। तो फिल्म भी बनाई जाएगी और रिलीज भी करेंगे, लेकिन अब सही समय और परिस्थिति का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में विपक्ष मजबूती से बेरोजगारों की पैरवी कर पा रहे हैं, हाँ या ना? देखो, विपक्ष का धर्म अपना होता है। मैं भी कह दूं कि नहीं कर रहा, कह दूं सवाल बेरोजगारों से सुनो, पूछा है। मैं कह दूं कर रहा है, तो भाई साहब ये कहते मिले हुए हैं, मेरे ऊपर तो वैसे आरोप लगते हैं। कभी कहते कांग्रेस का, कभी कहते बीजेपी का। कल परसों ये भाई ये पहले बेरोजगार है, अब अभी कोई कह रहा था कि ये हनुमान है ना, आप पार्टी ज्वाइन करने वाला है, ये मेरे से मिलने आएगा। अभी बेरोजगार पार्टी ज्वाइन नहीं की इसने, आप पार्टी ज्वाइन कर ली, कल आके मेरे से मिलेगा, फोटो वायरल होगी तो आप, फिर आरएलपी। तो आर सब लोग क्या होता है, सब लोगों के क्या होता है कि लोग जुड़े होते हैं भाई। कुलदीप जी के भी फैन होंगे कि हाँ कुलदीप जी के लिए उपेन यादव कुछ लिख दिया तो उसके फैन अटैक करेंगे मेरे ऊपर। हनुमान के लिए कह दिया तो इसके लोग करेंगे, हुड्डा के लोग कह दिया तो इसके करेंगे। तो सब लोगों के होता है। तो आज क्या होता है कि सबके जो ट्रोलर होते हैं, ठीक है ना, सब लोग। लेकिन इन चीजों से मैं बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि मैं युवाओं के लिए निष्पक्ष रहता हूँ। और ये मैसेज चला गया राजस्थान में हर युवा तक, हर परिजन तक, कि इस बंदे ने बीजेपी में लाठियां खाई, संघर्ष किया, और कांग्रेस में भी कर रहा है। इसके लिए पार्टी युवा है, युवा के लिए लड़ता हूँ, लड़ता रहूंगा भाई। जिस दिन बेरोजगार महासंघ छोड़ दिया, ठीक है ना, और उसके बाद मैं मेरी निजी लाइफ में चला गया, वो फैसला होगा कि मुझे क्या करना है। लेकिन हाल फिलहाल यहाँ हूँ तो मेरी पार्टी मेरे बेरोजगार है, उनके लिए मैं लड़ता रहूँ। देश के चुनाव में बेरोजगारों की पार्टी होगी या कुछ और पार्टी भी हो सकती है? अभी देख रहे हैं, कह रहा हूँ ना कि यदि सरकार ने मांगे, नहीं मानी तो कांग्रेस मुक्त अभियान चलाएंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। फिर तो लोगों को जोड़ेंगे भैया 200 विधानसभा पे, हुड्डा जैसे लोगों को, नौजवान साथियों को तैयार करेंगे, कुलदीप चारण जी से, रमेश जी जैसे लोगों को, सबको मैं तैयार करें। पत्रकार संतोष। अरे
पत्रकार तो बढ़िया है ना, पत्रकार तो आवाज उठाएगा, तो जो बोल पाए भैया, ऐसे व्यक्ति को थोड़ी समर्थन करेंगे, साथ देंगे। आप बोल पाओगे, आप में वो खूबी है कि आप सवाल पूछ पाते हो, तो हम चाहेंगे विधानसभा में युवाओं की मांग उठाओ, पूछो। तो ये बात का सवाल है, यदि मांगे नहीं मानती तो हमारे 200 बेरोजगारों को तैयार करेंगे, मांगे मान लेती तो हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। भारत में गिने चुने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अब राजस्थान में भी धीरे धीरे कांग्रेस का जो जनधार है वो खिसकता दिखाई दे रहा है। कहीं राजस्थान में गहलोत सरकार को ये रगड़ाई भारी न पड़ जाए, क्योंकि कांग्रेस में आपसी खींचातान भी बहुत है, तो बीजेपी में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कोई कम नहीं है। ये बड़ी दुविधा है कि इसमें राजस्थान का बेरोजगार सबसे ज्यादा पीसा जा रहा है। राजनेताओं की चांदी ही चांदी है, लेकिन बेरोजगारों की सुनने वाला कोई नहीं। सबसे ज्यादा भीड़ बेरोजगारों की अगर कहीं होती है तो उपेंद्र यादव की वहीं क्यों होती है, ये बड़े सवाल है। इसका मुख्य कारण भी यही है कि नेता इनकी बात सुनते नहीं। सुनते हैं तो गोली देते हैं, वादा करते हैं, लिखित में समझौता करते हैं, लेकिन फिर भी वही बात कि वादे माने नहीं जाते। ये तो पीछे नहीं छोड़ता, मैं पीछा थोड़ी छोड़ने वाला हूँ। आपके आगे रास्ते में पीछा थोड़ी छोड़ूंगा, नहीं। मेरे बेरोजगार को न्याय नहीं मिल जाता, मैं पीछा पड़ा हूँ, पीछा नहीं छोड़ूंगा भैया। चाहे मुझे लट कितना ही खाने पड़े, जेल जाना, पीछा नहीं छोड़ूंगा भैया। जिद मेरी पक्की है कि मेरे युवा बेरोजगार के आंखों में आंसू है, वो आंसू के खत्म होनी चाहिए और उनको खुशियां मिलनी चाहिए, उनके लिए मैं अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ूंगा। तो आपने सुना उपेंद्र यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू रिहा होने के बाद। ये खास रिपोर्ट रमेश देगड़ा के साथ में मैं कुलदीप चार, जयपुर।